हे- हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फॉर्म से दूसरे नंबर में लिखते हैं। इसका जो हमने यूज़ किया था मैग्नेटिक सर्किट्स में यूज़ किया था। कुछ स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ रही थी कि उसका एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं ये चारों क्वाड्रेंट के लिए बताने वाला हूँ, चारों केस। तो पहला केस देखते हैं, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट में कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, क्वाड्रेंट वन में। उससे शुरू करने से पहले देखो कैसे हम इसको लिखेंगे। पहले हम इसका आर्गेंट प्लेन बनाते हैं, इसको आर्गेंट प्लेन कहते हैं। ये रियल एक्सिस होता है, रियल एक्स एक्सिस, और ये इमेजिनरी वाई एक्सिस, ठीक है, कह सकते हैं। देन क्या करते हैं, इस पॉइंट को मार्क करेंगे 2,2 को, तो 1 2 1 2, तो ये 2,2 यहाँ पर आएगा लगभग, यानी ये वाला ही नंबर होगा यहाँ पे होगा। देन क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना और उसका एंगल रियल एक्सिस से फाइंड करना। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को जोड़ देते हैं। यही जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की, इसे इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो एंगल ये लाइन रियल एक्सिस के साथ बना रही है, उसे उसका आर्गुमेंट कहते हैं। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये 2 है, ये भी 2 ही होगी, और ये डिस्टेंस अगर मैं इसको r कह दूँ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ध्यान से देखो। देन तो इसका हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं r² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 4 + 4, यानी r² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8, यानी r कितना आ गया, √8। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी इस टाइप से लिख सकता हूँ 4 × √2। √4 कितना होता है, 2 होता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड रहने वाला है वो कितना रहेगा, 2√2। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसके बाद इस एंगल को निकालते हैं। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो कौन सा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊं जिससे मुझे क्या हो, ये थीटा मिल जाए। देखो मुझे क्या पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो मैं सबसे आसान रहता है tan थीटा लगाना। tan थीटा ही लगाना, ये ध्यान रखना, और किसी के बारे में नहीं सोचना। देन tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/2 हो जाएगा। यानी tan थीटा जो आ गया, कितना आ गया 1। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगी, उधर जाके ये tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, जो हमारे यूनिट सर्किल टेबल है उसमें चेक करो, या फिर कैलकुलेटर में इसको एंटर करो, कितना दिखाएगा वो, 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। तो हमारा जो कार्टेशियन नंबर था 2 + 2j, अगर इसको मैं फेजर में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, देन लिखते हैं एंगल, कोई सा भी लिख दो जिसमें लिखना 45 डिग्री, ठीक है। जिसमें आंसर पूछा रहेगा, डिग्री में पूछा है तो डिग्री में निकालेंगे, रेडियन में पूछा है तो रेडियन में। इस तरह से क्या करते हैं हम, रेक्टेंगुलर फॉर्म से फेजर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म मानी जाती है इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, और इसे जो कहते हैं क्या, फेजर, या इसे कहते हैं फेजर फॉर्म, ठीक है। हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ रही हैं। अब केस नंबर 2 देखेंगे, क्वाड्रेंट 2 के लिए। इसी तरह से देखो क्वाड्रेंट 2 के लिए अगेन इसे ड्रॉ करो, इस पॉइंट को। देन कहाँ पे होगा ये, -1 और √3 यानी 1.73 मान लो यहाँ तक है, तो ये यहाँ पे आएगा कहीं पे। अगेन इसे ज्वाइन कर दो, किससे, ओरिजिन से, सारी, क्योंकि डिस्टेंस जो नापी जाएगी ओरिजिन से ही नापी जाएगी। अब देखो एंगल जो मेज़र करते हैं, मैंने बताया अभी रियल एक्सिस से मेज़र करते हैं, तो ये जो एंगल होगा मुझे फाइंड ये करना है। तो मुझे इसको फाइंड करने के लिए अगर मैं इस वाले एंगल को फाइंड कर लूँ
तो मैं इसे 180 में सब्ट्रैक्ट करके इस एंगल को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये देखो इसी तरह से ये जैसे ये एक लाइन पे ये एंगल बना हो, अगर मुझे ये एंगल पता है तो मैं इस एंगल को फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा ना होगा। यानी अगर थीटा को की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस अल्फा। अगर मैं इस अल्फा को फाइंड करने में कामयाब रहा तो मेरा काम बन जाएगा। तो फाइंड करते हैं अगेन इसी टाइप से। तो ये -1 हो ही गई है, और ये कितनी है √3, और ये r मैंने मान ली। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ये 3 यानी 4 ये हो जाएगा यहाँ, सॉरी ये स्क्वायर हटा दो। ठीक है, अगर मैंने स्क्वायर रूट उधर ले लिया तो स्क्वायर इधर लेने की जरूरत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा √4 यानी r कितना आ गया 2। ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, ओरिजिन से नापते हैं कहाँ तक, जहाँ तक वो पॉइंट होता है। अब इसके बाद हमारा जो काम है इस एंगल को फाइंड करना। ठीक है, मुझे लेकिन थीटा चाहिए, पहले मैं अल्फा फाइंड करूँगा। यहाँ पे जो अल्फा निकालते हैं अगेन वही मैं 10 लगाऊंगा, लगाना 10 ही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या नेगेटिव लेके चलूँ क्या? अगर नेगेटिव लेके चल रहा हूँ तो ये एंगल नेगेटिव दे देगा कैलकुलेटर। तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव को से बचने के लिए मैं क्या ले लूँगा, एब्सोलूट वैल्यू का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू √3 ओवर √-1। देखो नेगेटिव के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल फिर नेगेटिव आएगा, उसमें पाई ऐड 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। बात वही है। ठीक है, अगर नेगेटिव के साथ लेना चाह रहे हो उसमें फिर 180 ऐड कर देना, बात वही रहेगी। ये हो जाएगा √3 यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स √3। अगर इसे कैलकुलेटर में एंटर करोगे तो कितनी वैल्यू दिखाएगा, अल्फा दिखाएगा 60 डिग्री। और वैसे भी ये हमें वैल्यू याद रहती है। ठीक है, लेकिन मुझे ये एंगल चाहिए मॉडुलस वाली लाइन जो उसका जो मैग्नीट्यूड है और रियल एक्सिस के बीच का चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, थीटा बराबर मैंने अभी फॉर्मूला निकाल के दिखाया 180 माइनस अल्फा। तो थीटा कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री यानी कितना आ गया 120 डिग्री। अगर ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अगर इसे मैं फेजर में लिखूं कैसे लिखूंगा, पहले मैग्नीट्यूड r यानी 2ir, देन एंगल कितना है 120 डिग्री। अगर रेडियन में पूछा तो रेडियन में निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालते हैं, समझ आया होगा सभी को। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं होया ना कि ये एब्सोल्यूट क्यों लिया। एब्सोल्यूट ही लेंगे हम सभी में, ताकि यहाँ पे आंसर हमें पॉजिटिव मिले, फिर एंगल को सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखने वाले हम क्वाड्रेंट नंबर 3 के लिए। अब देखो क्वाड्रेंट 3 के लिए, क्वाड्रेंट 3 में पहले इसको मार्क करो। क्वाड्रेंट 3 में क्यों, क्योंकि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अगर ये -1/2 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी -1/2 है, तो ये पॉइंट यहाँ तक हो गया। अगेन ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं, मिला दिया। अब जो मैंने बताया कहाँ से नापते हैं एंगल, हम तो रियल एक्सिस से नापते हैं, ये इमेजिनरी। तो हमें जो चाहिए ये वाला एंगल चाहिए। क्या चाहिए, ये चाहिए पूरा पूरा। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो ये वाला एंगल है, ये कितना है 180 डिग्री। अगर मैं इस एंगल अल्फा को फाइंड कर लिया तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करके फिर ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। अगेन ये डिस्टेंस r हो जाएगी पॉइंट से लेके यहाँ तक की। देन r निकालो सबसे पहले, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही कर लेते हैं हर क्वेश्चन में। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट लो, ये हो जाएगा 1/√2। ये आ गया मेरा r। अब अगला काम है मेरा अल्फा निकालना। देखो मैं कैसे निकालता हूँ अल्फा को, अगेन 10 अल्फा। अगेन देखो दोनों नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव आएगा कहने मतलब है सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, तो मैं मॉडुलस का यूज़ करूँगा ताकि मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिले। वैल्यू पॉजिटिव या होंगे तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 10 अल्फा 10 लगाओ इस वाले ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री है। अपोजिट साइड ये होगी और एडजेसेंट ये होगी -1/2 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट
यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स 1, ये तो 45 डिग्री होता है। यानी टोटल जो एंगल आ गया यहाँ से लेकर इस यहाँ तक जो, वो कितना होगा, थीटा जो होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक तो ये पूरा एंगल यहाँ इस टाइप से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से, ये इस टाइप से मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक मैं जानता हूँ कितना है 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया 45 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा। यानी मुझे जब भी निकालना रहेगा मैं क्या कर दूंगा, 180 प्लस अल्फा कर दूंगा, 180 प्लस 45 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया 225 डिग्री। एक तो ये तरीका एंगल निकालने का, ठीक है, ये भी करेक्ट तरीका। एक दूसरा और तरीका बताता हूँ, अगर एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ना निकाल के क्लॉकवाइज मेजर करें तब कैसा होगा, क्योंकि जो कैलकुलेटर में तुम एंटर करने वाले हो वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्लॉकवाइज मेजर करने वाला, यही आंसर तुम्हें बुक में मिलेगा। ठीक, ये भी है क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज, एक तो तरीका यह होगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये भी आंसर करेक्ट है, -1/2 1/2 j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, ध्यान से देखो, 1/√2, और एंगल आया 225 वोल्ट। अब मुझे क्या करना है, दूसरे तरीके से निकालना जो कैलकुलेटर देगा, जो कि वो भी तरीका एक्सेप्टेड है, उसे मैं क्लॉकवाइज मेजर करने वाला हूँ। मुझे पता है ये कितना है 45 डिग्री। अगर मुझे इस डायरेक्शन में मेजर करना है तो अगेन मुझे तो नापना रियल एक्सिस चाहिए, देन एंगल में किस डायरेक्शन में नापूं, इस बार इस डायरेक्शन। तो मुझे ये वाला एंगल पता करना है, टोटल कितना है 180, और ये कितना 45, ये कितना बचा, ऐसे निकाल लेंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, मैं और लगा के लिख देता हूँ, बस एंगल के लिए ही कंडीशन अलग होगी, मैग्नीट्यूड के लिए तो कंडीशन सबके लिए सेम ही आने वाला है। जब एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं तो एंगल पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज निकालते हैं तो नेगेटिव हो जाता है एंगल। देखो यहाँ से ये वाला अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब मैं कैसे निकालूंगा, ये पूरा 180 है, हमें पता है लाइन के एक साइड जो एंगल बनता है वो पूरा 180 का बनता है। तो मैं 180 में से अगर 45 माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा मुझे। मैंने माइनस बाहर लगा रखा है क्योंकि मैं डायरेक्शन भी बताना चाहता हूँ एग्जामिनर को। तो डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या बताएगा मेरा, कि एंगल मैंने क्लॉकवाइज मेजर किया है। ये कितना आ जाएगा, 180 में से 45 गए तो 135, यानी -135 डिग्री। तो ये वाला भी तुम्हें जो बुक में रहता है ना, क्योंकि वो तो कैलकुलेटर से आंसर कैलकुलेट करता है, तो यही देखने को मिलेगा। अगर इसी चीज़ को यानी मैं दोबारा से लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/√2। तो ये तो सेम ही रहेगा, और एंगल क्या हो जाएगा 130 -135। ये दोनों के दोनों ये आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बुक में या कैलकुलेटर से जो कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट ये भी है, ऐसा नहीं ये गलत है। अगर तुम इससे करते हो, इससे जो आंसर है तुम्हारा बुक के हिसाब से अलग आ सकता है, लेकिन आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर तुम उस एंगल को वापस, जो नंबर आएगा इसे वापस चेंज कर दो रेक्टेंगुलर में, तो दोनों ये क्या देंगे, सेम नंबर आंसर देंगे। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, केवल डायरेक्शन अलग अलग है मेजर करने के एंगल। ये था केस नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, केस जब क्वाड्रेंट 3 है तो उसमें 2 केस पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले क्वाड्रेंट 4 के लिए। ओके, नाउ देखते हैं क्वाड्रेंट 4 में जब आता है हमारा जो एंगल, तो पहले इसको मार्क करेंगे अगेन, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्सिस 1 और y कितना होगा, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा तो क्या लिख लूँगा मैं, 1 j यानी -1। अगेन ये नंबर यहाँ पर आएगा। अगेन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाते हैं। तो इसके लिए भी क्या होगा, 2 कंडीशन होंगी, एक बार क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। अगर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पे, अगर इसको एंगल अल्फा कहता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं r निकाल लेता हूँ, ये 1 है और ये भी क्या 1 है, तो r निकाल लेता हूँ। r निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के,
रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा √2। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो किसी भी क्वाड्रेंट में आओ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट निकालना, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ, एंगल निकालेंगे, तो पहले मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। देन tan अल्फा क्या हो जाएगा, अगेन क्योंकि नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो मैं क्या लगा लूँगा, एब्सोल्यूट लगा लूँगा। तो tan अल्फा लगाओ, अपोजिट साइड ये होगी, ये -1 ये, ठीक है, -1 है, तो ये -1/1, ये कितना आ जाएगा 1, यानी अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 निकालो कैलकुलेटर से, कितना दिखाएगा 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल है 45 डिग्री है यहाँ से। अब इसको मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। अभी बताऊंगा कैलकुलेटर कौन सा देता है और जो कैलकुलेटर नहीं देगा उसका अभी क्या मतलब है। ये हो गया ये 45 डिग्री। अगर ये रियल एक्सिस से नापना मुझे, अगर मैं ऐसे नापता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, पूरा ये 360 होता है, ये 45 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 360 माइनस अल्फा, यानी 360 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 360 माइनस 45 घटाए तो 315 डिग्री, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकालता हूँ, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक तरीका तो ये आ गया, मैग्नीट्यूड आया था कितना √2 और एंगल कितना आया 315, ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा तरीका जो है, अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ जो कि कैलकुलेटर दिखाएगा, तो एंगल को कहाँ से नापता हूँ मैं, रियल एक्सिस से, ये 45 डिग्री है, लेकिन मैंने बताया था जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल के साथ माइनस आता है। देन थीटा क्या आ जाएगा, पहले तो वो एंगल लिखते हैं, कितना वो रियल एक्सिस से आर के बीच का एंगल है वो कितना 45 डिग्री, और बाहर क्या लगा देते हैं माइनस, ठीक है, यानी थीटा कितना आ गया -45 डिग्री। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 - j √2 -45 डिग्री, ठीक है। यही चीज़ क्या दिखाएगी, कैलकुलेटर दिखाएगा, ये वाला आंसर दिखाएगा कैलकुलेटर। ये वाला भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लेकर चल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसी से करना है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर वाले आंसर से निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेटर वाले से जाएं, अगर आप अपने एनालिटिक निकालना अपने हिसाब से निकालना चाहते हैं तो इससे भी जा सकते हैं। तो ये है चारों क्वाड्रेंट में निकालने का तरीका। इसके लिए देखो मैंने समरी बना दी है, चारों में तुम याद भी कर सकते हो। अगर क्वाड्रेंट 1 है, आर के लिए तो √x² प्लस y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स y/x, क्योंकि x और y पॉजिटिव होंगे तो मॉडुलस लगाओ या मत लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वाड्रेंट 2 में है, वहाँ पे x नेगेटिव हो जाता है, तो मैंने क्या इसलिए क्या लिया है, मॉडुलस लगा लिया। लेकिन वहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे जो भी आएगा। क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 1 tan इनवर्स y/x, क्वाड्रेंट 2 के लिए 180 में से माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट 3 के लिए अगेन दो रूल है, एक बार 180 ऐड कर दो या फिर माइनस साइन बाहर लगा के, क्योंकि हम क्लॉकवाइज मेजर करना चाह रहे हैं, 180 में से माइनस कर दो। क्वाड्रेंट 4 के लिए भी अगेन 2 रूल हो जाएंगे, 360 में से माइनस कर दो ताकि एंटी क्लॉकवाइज मिल सके। अगर क्लॉकवाइज चाहिए तो माइनस लगा दो tan इनवर्स y/x, मॉडुलस लेना सब में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं, ये वाला और ये 3 में, ये दिखाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि जैसा बुक में आंसर आया है वैसा ही मुझे चाहिए तो इस वाले तरीके को अपनाना, ठीक है। इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं, और ये इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर से फेजर में चेंज करते हैं। देखो ये पार्ट 1 है, इसमें इतना ही हो पाएगा, क्या वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। पार्ट 2 में बताऊंगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिवाइड करने पे क्या फ़र्क पड़ता है। और जैसा आपने कहा था कि एक वीडियो में ये भी बता देना कि कैसे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल लें। पहले ये बेस पता होना चाहिए था, क्योंकि इसी से मैं एंगल निकालने वाला हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले सभी को याद हो जाएंगे। पहले में कोई चेंज नहीं, दूसरे में 180 में से माइनस करना, तीसरे में या तो 180 ऐड करो या 180 में से माइनस करो, पूरे एंगल को -1 से माइनस लगा देना बाहर। चौथे हो 360 में से माइनस करो या -tan इनवर्स y/x निकालो, ठीक है। जैसा भी चाहिए मैं वैसा आंसर निकाल के दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू।